हेलो स्टूडेंट्स, आपके फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटेशनल डायनेमिक्स का और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ते हैं अपन। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है और ये फिक्स है। फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, जिसकी हाइट लेट से h है। जिसकी हाइट कितनी मान रहा हूं मैं, h मान रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक रोल करती हुई बॉडी रखी हुई है। रोल करती हुई कोई बॉडी रख दी गई है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर, डिस्क, रिंग, कुछ भी। जनरली कोई स्फेरिकल बॉडी मान रहा हूं मैं। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, k है, और रेडियस r है, मास ऑफ द बॉडी m है। ठीक है, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन को पढ़ने के लिए, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये है कि ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग करती हुई आ रही है। क्या आ रही है, प्योर रोलिंग करती हुई। तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ लग रहा होगा एनर्जी, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि आगे जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो बताइए कौन सा होगा, काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन? तो याद रखें, ये जो फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब आपने ये भी सुना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इक्वल टू 0। वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इक्वल टू 0, ये सुना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो फिर यहां पे फ्रिक्शन कर क्या रहा? अगर इसका वर्क डन 0 है, अगर फ्रिक्शन होता तो एनर्जी लॉस भी कर सकता था, लेकिन वर्क डन 0 है यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। फिर फ्रिक्शन यहां पे कर क्या रहा? तो फ्रिक्शन यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसलेशनल में, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है रोटेशन। दोनों अपोजिट भी सही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। समझ एक चीज, इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। इसका कुछ नहीं कुछ ओमेगा भी होगा और कुछ अल्फा भी होगा, तो अल्फा और ओमेगा मान लिया मैंने। ठीक है, अब अपन सोल्व करते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिख दी जो काम की चीजें हैं यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज में, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक, जिसका वर्क डन 0 होता है। क्लियर बात है। अब तुम देखो, ये लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल। अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, आपको सही से क्लियर नजर आएगा। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है, रेडियस r है और मास m है। ठीक है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो तुम देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि mg sin थीटा होता है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा जो कि mg cos थीटा। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें, बहुत बढ़िया। अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लगाऊं, अलोंग द इंक्लाइन न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा, mg sin थीटा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड इक्वेशन अपन निकालते हैं, टॉर्क की इक्वेशन। अगर मैं टॉर्क लगा दूं सेंटर ऑफ मास के बाद, टॉर्क लगाऊं सेंटर ऑफ मास के बाद, तुम बताओ सेंटर ऑफ मास से कौन कौन पास हो रहा है, mg पास हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पास हो रहा है। mg और नॉर्मल रिएक्शन तो क्या हो गया, इनका टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा रहा हूं, लिख दे रहा हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास।
तो बताइए इसमें mg भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0, नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसका टॉर्क भी 0, mg के कंपोनेंट भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो कौन बच गया? फ्रिक्शन। कौन बच गया? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है? r। टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और ये फोर्स, तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू r और इज इक्वल टू I अल्फा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है इसलिए अल्फा 0 नहीं होगा, घूम के नीचे आ रही है, तो टॉर्क इक्वल टू I। क्लियर बात है? अब प्योर रोलिंग कर रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग करते टाइम हमें ये पता है A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होना चाहिए? R अल्फा। अगर बॉटम वाली सरफेस यानी ये जो सरफेस है ये फिक्स हो तभी ये रिलेशन लगा सकते हैं A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू R अल्फा। अगर ये मूविंग होती तो कुछ और लगता, लेकिन हमें तो फिक्स के लिए पढ़ना है, तो A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू R अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ लीजिए। अब 3 इक्वेशनों को सोल्व करता हूं मैं, और अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं? A सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा की सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो तुम देखो, पहले तो एक चीज और देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग कोई फोर्स नेट मोशन नहीं है, मोशन सारा का सारा किधर है? अलोंग द इंक्लाइन। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी n इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg cos थीटा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन तो मोशन है, बट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई मोशन नहीं है, तो नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो n इक्वल टू mg cos थीटा। कोई दिक्कत? n इक्वल टू mg cos थीटा। समझ आई इसलिए? तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू mg। तो यहां से देखो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से निकाल के पुट करता हूं इसमें, ठीक है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? फ्रिक्शन इक्वल टू आ जाएगा I अल्फा बाई r, डिवाइड में चला गया r, तो I अल्फा बाई r। I कितना होगा ये बॉडी का? ये बॉडी जनरल मान रहे हैं, तो हमें पता है जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ठीक है? तो mk स्क्वायर इनटू अल्फा डिवाइड बाय r, ये आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू। ये फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह रखा मैंने mk स्क्वायर इनटू अल्फा बाय r, ये फ्रिक्शन का वैल्यू इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास, ma सेंटर ऑफ मास, ठीक है? और अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा भी a सेंटर ऑफ मास आ रहा है, अल्फा भी यहां से कितना आ रहा है? ये आ रहा है a सेंटर ऑफ मास बाय r। तो यहां पे मैं अल्फा को भी उठा के रख देता हूं, ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a सेंटर ऑफ मास। क्लियर बात है? तो यहां से mg sin थीटा इक्वल ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या कॉमन ले लूं? a सेंटर ऑफ मास कॉमन ले लिया मैंने, m भी कॉमन ले लिया, m इसमें भी a सेंटर ऑफ मास भी है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू। m से m क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ, तो a सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकल के आई, a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ये हुआ g sin थीटा, और ये पूरी टर्म डिवाइड में चलेगी, तो a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्लियर बात है? नोट डाउन करें इसको। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई? a सेंटर ऑफ मास की निकल के आई। a सेंटर ऑफ मास आ गया। a सेंटर ऑफ मास के बाद हमसे पूछा जाता है अल्फा की वैल्यू, तो a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r अल्फा, तो यहाँ पे r अल्फा रखेंगे तो r डिवाइड में चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी जाती है फ्रिक्शन की। किसकी वैल्यू पूछी जाती है? फ्रिक्शन की। किसकी वैल्यू पूछी जाती है? फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या था? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, फ्रिक्शन इनटू r इक्वल टू i यानी mk स्क्वायर इनटू अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क फ्रिक्शन का आएगा, फ्रिक्शन इनटू r इक्वल टू i यानी mk स्क्वायर इनटू अल्फा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू mk स्क्वायर बाई r, और अल्फा को भी मैंने रख दिया a सेंटर ऑफ मास बाई r, a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू a सेंटर ऑफ मास बाई r, तो फ्रिक्शन इक्वल टू आया mk स्क्वायर a सेंटर ऑफ मास बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये a सेंटर ऑफ मास है, यहां से उठा के रखिए, कितना आ रहा है? फ्रिक्शन इक्वल टू mk स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इनटू
ए सेंटर मास की वैल्यू है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। फ्रिक्शन की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एम के स्क्वायर, या ऐसे लिख दो एम जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर भी ऊपर था उसको मैं डिवाइड में ले गया तो ये आ गया डिवाइड में के स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। समझ आए इसने, फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ गई एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। क्लियर बात है, समझ आई चीज। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ए सेंटर मास की वैल्यू आ गई। इस तरह की चीजें हमसे पूछी जाती रहती है। ठीक है, अब अपन कुछ चीजें और निकाल लेते हैं। हमसे एक चीज और पूछी जाती है, नॉर्मल रिएक्शन तो आ ही चुका है mg cos थीटा, और कुछ बच गया क्या, वेलोसिटी की वैल्यू और पूछी जाती है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो वेलोसिटी के निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, या चलो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू a कौन सा, a सेंटर मास, ये रहा, पुट करिए g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। s क्या होता है, s होता है जिधर बॉडी मूव कर रहा है, तो ये s डिस्टेंस है, ये वाला अलोंग द इंक्लाइन, ये डिस्टेंस h, लेकिन हमें लाना है h की फॉर्म में। हमें किसकी फॉर्म में लाना है, h की फॉर्म में। तो ये पूरा डिस्टेंस s है, इसको मैंने s लिखा। अब s और h में रिलेशन ला रहा हूं मैं, ये s है ये h है, तो तुम बताओ sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा आ गया h बाई s। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू, s आ गया h बाई sin थीटा। s की वैल्यू कितनी आ गई, h बाई sin थीटा उठा के रखो, यहाँ पे रख देंगे तो हो गया h बाई sin थीटा, ये से कैंसिल आउट हुआ, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर उठा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्लियर बातें, समझ आई होगी आपको ये चीजें बढ़िया से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, एक्सेलरेशन का देखा, और अपन ने फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा, नॉर्मल रिएक्शन का भी देख लिया। अब आपसे ओमेगा पूछा जा सकता है, और v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा प्योर रोलिंग के केस में। तो v हमारे पास है, इसको अगर v बाई r कर देंगे, यानी इसके अंदर r से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी निकल के आ जाएगी। क्लियर बातें, नोट डाउन करिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने वैसा वैसा रखा है, मिटाया नहीं है। तो तुम बताओ, अगर आपके पास रिंग हो तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना है, तो तुम देखो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है z एक्सिस के अबाउट आर स्क्वायर, जो कि बराबर होना चाहिए m के स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर और के स्क्वायर रिंग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर अगर बराबर है तो इससे कट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आ गया g sin थीटा बाई 2, g sin थीटा बाई 2। ठीक है, समझ लीजिए। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क देखें, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है mr स्क्वायर बाई 2, और ये बराबर होना चाहिए m के स्क्वायर के। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2। के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2। किसके लिए, डिस्क के लिए। तो उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसमें के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर कटेगा, तो 1 प्लस 1 बाई 2 जो कि होता है 3 बाई 2। तो इसको रख देता हूं मैं सीधा 2g sin थीटा बाई 3। ये एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क आ गया, समझ आई इसने, 2g sin थीटा बाई 3। इसी तरह
एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर देख रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, एसएस का मतलब सॉलिड स्फीयर, जो कि कितना आएगा, सबसे पहले उसका mk² निकाल लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5mr² इक्वल टू mk², m से m कैंसिल आउट होगा, तो k²/r² की वैल्यू निकल के आ गई 2/5। कितने निकल के आई, 2/5। उठा के रखेंगे तो 1 + 2/5 इज 7/5, 5 ऊपर जाएगा तो 5g sin थीटा अपॉन 7। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। समझ आई चीजें, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरह से अपन से किसी का एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन ये होता है, अगर एक रिंग और डिस्क और एक सॉलिड स्फीयर तीनों को टॉप से, इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से सेम मास के हैं, एक रिंग है, एक डिस्क है और एक सॉलिड स्फीयर, तीनों सेम मास के हैं, तीनों को इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से छोड़ा जाता है, तो बताइए सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, यानी सबसे कम टाइम किसको लगेगा। तो तुम बताओ सबसे कम टाइम किसको लगेगा, जो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, सबसे कम लगेगा। तुम बताइए किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। इसका एक्सेलरेशन लिख सकता हूं मैं 0.5g sin थीटा, 1/2 का मतलब 0.5, इसका 2/3 यानी 0.67g sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन है 5/7, तो ये लगभग हो गया 5/0.5 0.72 के करीब, यानी 0.7 से ज्यादा है। अगर ये 4.9 होता, यहाँ पे 4.9 होता तो ये 0.7 आता, 0.7 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, यानी सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को, फिर उससे ज्यादा टाइम लगेगा डिस्क को, उससे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को। क्लियर बात है, समझ आई चीजें, ठीक है। ये टाइम का ऑर्डर आ गया कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद डिस्क और उसके बाद रिंग। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम इसको लग रहा है, मतलब सबसे देर पहुंचेगा नीचे। इसका मतलब यहां से मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है नीचे आने में। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है, रिंग का और होलो स्फीयर, होलो स्फीयर नहीं, होलो सिलेंडर का, रिंग का और होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होता है, तो उनको टाइम भी सबसे ज्यादा लगता है। क्लियर बात है, तो इस चीज का ध्यान रखें, I प्रोपोर्शनल T। समझ आई चीज, क्लियर बात है। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नोट डाउन करिए। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ा, जो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आपको ए सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। अदर फॉर्मूले आप वहीं पे बैठ के अगर पूछ लिया जाए तो बना, ठीक है। इसमें कभी कभार म्यू की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल होता है। फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी mg cos थीटा। तो म्यू की यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है तो वो फ्रिक्शन डिवाइड बाय mg cos थीटा कर देते हैं, ठीक है। ये भी कभी कभार चीजें पूछ ली जाती है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं। अभी तक तो क्या था, फ्रिक्शन सफिशिएंट था प्योर रोलिंग करवाने के लिए। अभी तक तो फ्रिक्शन क्या था, सफिशिएंट था प्योर रोलिंग करवाने के लिए। स्पेशल केस है व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है प्योर रोलिंग कराने के लिए, तब आपको बताना है किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इस चीज को अपन पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी स्टार मार्क चीज है ये, स्पेशल केस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्पेशल केस, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा इंक्लाइन एंगल, ये हाइट अगेन h, ये हमारा फिक्स इंक्लाइन प्लेन, ये हमारी कोई बॉडी है जिसका मास m, रेडियस ऑफ गायरेशन k और रेडियस r है।
इधर हमारा नॉर्मल लग रहा है, इधर हमारा mg लग रहा है, इधर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब क्यों फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो ध्यान रखें यहाँ पे प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं है, जब प्योर रोलिंग हो रही होती है तो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक, बट यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि एनर्जी का लॉस करेगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, ठीक है। अब आपको बताना है वही एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारी चीजें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं मैं अलोंग द इंक्लाइन, तो अलोंग द इंक्लाइन लिखेंगे तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू नॉर्मल। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। आपको पता होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता है, तो mg cos थीटा, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, n ये है, फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल हो जाएगा, तो म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास, ठीक है। m से m कटा, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आई g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। समझ आई चीजें, ये सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू है। थीटा फिक्स है इसका, g फिक्स है, म्यू भी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे, म्यू भी फिक्स है, थीटा भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो ये सेंटर ऑफ मास सारी बॉडीज के लिए सेम रहेगा, सारी बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा जब फ्रिक्शन नॉट सफिशिएंट हो प्योर रोलिंग के लिए। यानी यहां से आप किसी भी बॉडी को आप नीचे ला दें, किसी भी बॉडी, जैसे सॉलिड स्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, कोई भी हो, चाहे सेम मास की हो चाहे अलग अलग मास की, क्योंकि मास यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब मास डिफरेंट हो चाहे सेम हो, अगर प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा सब बॉडीज का। क्लियर हुई बात है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, तो याद रखें कि अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो प्योर रोलिंग के लिए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है सारी बॉडीज के लिए, ठीक है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। अब मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लगा रहा हूं और टॉर्क लगा के फ्रिक्शन लिखना चाहता हूं, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क लगाऊंगा तो टॉर्क आएगा फ्रिक्शन इनटू आर, ये रहा फ्रिक्शन, ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, फ्रिक्शन इनटू r इक्वल टू क्या होना चाहिए, i अल्फा, टॉर्क इक्वल टू i अल्फा, तो फ्रिक्शन इनटू r i कितना होता है mk² इनटू अल्फा, ठीक है, mk² इनटू अल्फा। क्लियर बात है, यस i लिखना देते हैं, i लिख लेते हैं। अब तुम बताओ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी हमेशा म्यू इनटू n वैल्यू लेके चलता है। r भी फिक्स है, तो फ्रिक्शन इनटू r की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा के। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से घूमती हुई नीचे आ रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उल्टे समानुपाती है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर ये 1 अल्फा की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब 1 ओमेगा के भी होगा और 1 थीटा के भी होगा। ये सारी चीजें आपने आरबीडी में शुरू के टाइम पढ़ी थी कि अगर थीटा सेम होता है तो ओमेगा भी सेम होता है और अल्फा भी सेम होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अल्फा इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो ओमेगा भी इनवर्स होगा और थीटा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बात है, समझ आई चीजें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह डिपेंड करेगा थीटा, ओमेगा और अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिए इस चीज का। अब ओमेगा थीटा वाला कुछ रिलेशन निकालते हैं। तो आपने एक चीज ये पढ़ी होगी कि वर्क डन इन रोटेशनल डायनेमिक्स, नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इन रोटेशनल डायनेमिक्स होता है टाउ इनटू थीटा। ये पढ़ रखी होगी, क्योंकि फोर्स का काम टॉर्क करता है और डिस्प्लेसमेंट का काम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा करता है, एंगल करता है। तो वर्क डन आ गया टाउ इनटू थीटा, वर्क डन क्या आ गया, टाउ इनटू थीटा। समझ आई चीजें, वर्क डन क्या आ गया, टाउ इनटू थीटा। और वर्क डन का मतलब क्या है, एनर्जी है। वर्क डन का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी से है कि नहीं।
कैसे एनर्जी से? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू टाउ इनटू थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो अपन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। इसमें दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होगी, लीनियर और रोटेशनल। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी की। तो तुम देखो एक्सीलरेशन तो हमारा क्या आया था, सेम आया था। एक्सीलरेशन हमारा क्या आया था, सेम। तो मैं अगर थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाऊं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो तुम देखो s भी सेम है, एक्सीलरेशन भी सेम है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v भी क्या आएगा, सेम आएगा, v भी क्या आएगा, सेम आएगी। इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सारी बॉडीज के लिए सेम रहेगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सारी बॉडीज के लिए सेम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर बात है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सारी बॉडीज के लिए सेम रहेगी, एक्सीलरेशन भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, यानी सारे ट्रांसलेशनल फैक्टर्स सेम रहेंगे अगर फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट नहीं हुआ तो। ठीक है, बात करते हैं वर्क डन इक्वल टू टॉर्क थीटा, और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल, क्योंकि ट्रांसलेशनल तो हम देख चुके हैं सेम रहेगी, उसको लिख भी देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिख दिया रोटेशनल। ठीक है, अब वर्क डन इक्वल टू टाउ थीटा इक्वल टू, ये हो गया, समझ आई चीजें। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो टाउ इनटू थीटा इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जनाब? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है कि नहीं होती? या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो कि टॉर्क तो हमारा सेम है, क्योंकि टॉर्क तो हमारा फ्रिक्शन इनटू आर के बराबर था, यही तो टॉर्क था। तो ऐसे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा इज प्रोपोर्शनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थीटा प्रोपोर्शनल है आई के 1/i के, आई प्रोपोर्शनल 1/थीटा, थीटा प्रोपोर्शनल 1/i। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आई इसने? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। किस केस में? इस केस में। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रिंग का होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग सबसे लेस होगी, और सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। समझ आई इसलिए? क्लियर बात है? तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। जब फ्रिक्शन नॉट सफिशिएंट और प्योर रोलिंग के लिए, तब ये वाला सिनेरियो बनता है। इस चीज को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ आएगा फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तब आपको ये कांसेप्ट लगाना है। अगर वहां पे लिखा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो पहले वाला केस अपन ने पढ़ा ही था। ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ आई? तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी बढ़िया ढंग से, तो अच्छी तरीके से समझे, देखें और फिर आगे बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।